की इस क्लास में हम मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 17 का, जिसका उन्वान है रज़िया सुल्तान। बच्चों, रज़िया सुल्तान हिंदुस्तान की पहली मलका थी, सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी और सुल्तान इल्तुतमिश गुलाम खानदान के सुल्तान थे। सबक को मैंने दो हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हमने सबक रज़िया सुल्तान का मुताला किया और दूसरा हिस्सा लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। यहाँ हम इन सबक से मुतालिक सवालों के जवाबात हासिल करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबक का दूसरा हिस्सा, जिसका उन्वान है मश्की सवालात। यहाँ दरसी किताब में दिए गए सवालातों की मश्क करेंगे, उनके जवाबात हम देखेंगे। बच्चों, यहाँ पर सवालों जवाब से पहले गौर करने के लिए कुछ नुक्ते आपके लिए दिए गए हैं। गौर करना है आपको इन नुकात के ऊपर। पहला नुक्ता है, रज़िया सुल्तान हिंदुस्तान की पहली खातून हुक्मरां थी। रज़िया सुल्तान से पहले कोई भी खातून हिंदुस्तान की सुल्तान के ओहदे तक नहीं पहुंच सकी थी। आप पहली थी, क्योंकि आप बहुत ज़हीन थी, मेहनती थी, काबिल थी। साथ ही आपके भाई, कई भाई बहन थे आपके, सब नाकाबिल थे। कोई भी अहल नहीं था, कोई भी इस काबिल नहीं था कि वो हिंदुस्तान की सल्तनत का सुल्तान बन सके। ऐश परस्त थे, अय्याश किस्म के भाई थे आपके, तो उनको ना बनाकर आपके वालिद इल्तुतमिश ने वसीयत कर गए आपके नाम पर और आपको हिंदुस्तान का सुल्तान मुकर्रर किया। दूसरा नुक्ता देखिए, रज़िया सुल्तान ने अपने कारनामों से यह दिखा दिया कि औरतें मर्दों से कम, किसी भी तरह से कम नहीं होती। बच्चों, ये बात बिल्कुल सच है। औरतें किसी भी मामले में मर्दों से कम नहीं हैं। या आदमी ये सोचते हैं कि हम ताकतवर हैं, हम ये काम कर सकते हैं, बाकी अगर काम का मामला हो जाए, काम के अंदर बराबरी की जाए, तो किसी भी मामले के अंदर ख़वातीन हमसे कमज़ोर नहीं हैं। हर मामलों में वो मर्दों की बराबरी करती हैं और कई मामलों में मर्दों से आगे बढ़कर भी हिम्मत और हौसले से अपने काम को अंजाम देती हैं। रज़िया सुल्तान को भी कमज़ोर माना गया था। तुर्क अमीरों ने मना कर दिया था कि हम एक खातून के ज़ेर काम नहीं करेंगे, हम खातून को हमारे ऊपर मुसल्लत नहीं होने देंगे, सुल्तान बनने नहीं देंगे। लेकिन रज़िया सुल्तान ने अपनी काबिलियत और सलाहियत से जाहिर कर दिया कि किसी और को सुल्तान बनाने से बेहतर है कि मुझे सुल्तान बनाया जाए और मैं ही सबसे बेहतर हूँ सुल्तान के ओहदे के लिए। और ये बात सभी को माननी पड़ी। आखिर में आपको सुल्तान बनाया गया। तो खातून जो हैं किसी भी मामले में मर्दों से कम नहीं है, हर मामले में वो बराबर रहती हैं और दो चार कदम आगे भी निकल जाती हैं। इस नुक्ते को आपको बड़े गौर से देखना है, समझना है और ज़िंदगी में उतारना है। बच्चों, ये सच्चाई है बिल्कुल। हमें तफरीक बिल्कुल भी नहीं करनी, किसी भी मामले में तफरीक नहीं करनी चाहिए। तफरीक करने वाले वो इंसानियत के खिलाफ हैं। इंसानियत नहीं उनमें जो तफरीक करेंगे, चाहे किसी भी तरह की तफरीक हो। सवाल की तरफ आते हैं हम। पहला सवाल है, रज़िया सुल्तान की खूबियाँ क्या थीं? रज़िया सुल्तान में बहुत सारी खूबियाँ थी बच्चों। इतनी खूबियाँ थी कि आपके वालिद ने आपके आखिरी दौर में छपे हुए सिक्कों के अंदर जहां इल्तुतमिश का नाम आता है, वहीं आपने रज़िया सुल्तान का नाम भी अपने नाम के साथ सिक्कों के ऊपर छपवाया था। बहुत काबिल थी, ज़हीन थी, मेहनती थी और सारी क़ुव्वत आप लगा देती थी किसी भी काम को पूरा करने के लिए। असल हकदार थी आप तख्त और ताज की। आपके अंदर कई तरह की सलाहियत थी, कई तरह के हुनर और फ़नून आपको आते थे। आप तलवारबाजी बहुत अच्छी करती थी, तीरंदाजी के अंदर भी माहिर थी। आपको असलहों का हुनर था, जंगी असलहे जो होते हैं उनको इस्तेमाल करने का तरीक़ा आपको आता था। पढ़ने लिखने का शौक़ था। हर तरह की सलाहियत आपके अंदर मौजूद थी। जवाब देखिए आप। रज़िया सुल्तान अपने सभी भाई बहनों में सबसे ज़्यादा ज़हीन, मेहनती और होशियार थी। उनमें हुकूमत चलाने की सलाहियत भी थी। रज़िया सुल्तान को पढ़ने लिखने, तलवारबाजी, घुड़सवारी का शौक़ था और उन्हें जंगी असलहों के इस्तेमाल का भी हुनर आता था। और यही एक अच्छे सुल्तान के लिए ज़रूरी चीज़ है कि उन्हें इस तरह की चीज़ों में, इस तरह के कामों में महारत होनी चाहिए। और रज़िया को इन सब चीज़ों में, सब कामों में महारत थी। इसके जो भाई थे रज़िया सुल्तान के, वो ऐश परस्त थे, ऐश में डूबे हुए थे। तो वालिद ने इन सलाहियात की वजह से ही रज़िया सुल्तान को अपना वारिस मुनक़्क़िद कर दिया था। अपने वारिस का इंतखाब जब करने का पड़ा आपको, तो वसीयत में आपने रज़िया सुल्तान का नाम लिख दिया था कि मेरे बाद रज़िया सुल्तान हिंदुस्तान की सुल्तान बनेंगी। यह है सवाल नंबर 1 का जवाब। सवाल नंबर 2 की जानिब आते हैं। देखिए, रुकनुद्दीन किसका बेटा था? उसे किसने मारा? रुकनुद्दीन
सुल्तान इल्तुतमिश का बेटा था और उसे दिल्ली की आम जनता ने मारा था। क्यों मारा था आम जनता ने? क्योंकि वो जालिम बादशाह था, ऐश परस्त था और उसकी मां भी साथ में जालिम थी, लोगों को परेशान करती थी। खुद रजिया सुल्तान को परेशान किया था उनकी वालिदा ने। दोनों से दिल्ली की आम जनता परेशान हो गई। अवाम जब परेशान हो जाती है बच्चों, तो वो तख्ता पलट देती है। दिल्ली का तख्ता भी पलट दिया गया। दोनों माँ बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। रुकनुद्दीन और उसकी मां को, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया दिल्ली की आवाम ने। जवाब लिखना है आपको। रुकनुद्दीन सुल्तान इल्तुतमिश का बेटा था। रुकनुद्दीन की ऐश परस्ती, नाअहली और जुल्म की शिद्दत की वजह से दिल्ली की आवाम ने उसके खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया और उसे गिरफ्तार करके मौत के घाट उतार दिया। इस तरह से रुकनुद्दीन को खत्म कर दिया गया। रुकनुद्दीन कब बना था बादशाह? रजिया सुल्तान की वसीयत की गई थी, इल्तुतमिश की वसीयत थी कि रजिया सुल्तान बने, लेकिन तुर्क अमीर इस बात के खिलाफ थे कि कोई औरत हमारे ऊपर हुक्म किस तरह से चला सकती है, वो हमारे ऊपर मुसल्लत होकर हमें अपने जेर काम करने के लिए कहेगी। उन्होंने इस बात को गवारा ना किया और रजिया सुल्तान के खिलाफ बगावत का ऐलान किया। लेकिन रजिया सुल्तान ने उन्हें समझाया कि मैं खुद नहीं बनूंगी सुल्तान, आप मेरे भाई रुकनुद्दीन को सुल्तान बना दीजिए। और रुकनुद्दीन को सुल्तान बना दिया, लेकिन रुकनुद्दीन नाअहल था, नाकाबिल था, अवाम के जरिए ये मारा गया। आगे आते हैं सवाल नंबर 3 की जानिब। इल्तुतमिश की वसीयत क्या थी? इस वसीयत के बारे में मैंने आपको अभी बताया था। इल्तुतमिश की वसीयत यह थी कि मेरे बाद, मेरी वफात के बाद मेरी बेटी रजिया को हिंदुस्तान का सुल्तान बनाया जाए। देखिए, वसीयत के माने होते हैं मरने से पहले की गई बातें, कि मरने से पहले में कुछ अहकामात किए जाते हैं कि मेरे मरने के बाद इस काम को कर दिया जाए। तो वो अहकाम जो मरने वाला मरने से पहले करता है, वसीयत कहलाते हैं। इल्तुतमिश की वसीयत थी कि उसके मरने के बाद उसकी बेटी रजिया सुल्तान को तख्त व ताज का मालिक बनाकर हिंदुस्तान का सुल्तान बनाया जाए। ये किसकी वसीयत थी? इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश हिंदुस्तान का सुल्तान, और वसीयत के मुताबिक सुल्तान बनना था रजिया को, लेकिन रजिया को ना बनाकर रुकनुद्दीन को बना दिया गया था। सवाल नंबर 4 देखिए आप। तख्त नशीनी के बाद रजिया ने क्या अहद किया? जब रजिया को तख्त पर नहीं बिठाया जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि एक औरत हिंदुस्तान का निज़ाम कैसे संभालेगी, खातून कमज़ोर होती है, कमज़ोर खातून हिंदुस्तान को नहीं संभाल पाएगी, परेशान हो जाएगी, और तरह तरह की बातें उसके खिलाफ की गई। तो उसे दिल के अंदर ठेस पहुंची, उसे दुख हुई, तकलीफ हुई बहुत ज़्यादा कि मेरे बारे में मेरी आवाम ऐसे सोचती है, जिसके लिए मैं हमदर्द हूँ, जिसके बारे में मैं सोच के फिक्रमंद रहती हूँ, वही आवाम मेरे बारे में इस तरह सोचती है कि मैं उनका साथ नहीं दे पाऊंगी, मैं सल्तनत नहीं चला पाऊंगी। तो जब सल्तनत के ऊपर बैठाया गया रुकनुद्दीन के मरने के बाद, मजबूरी में रजिया को सुल्तान बनाया गया, तो रजिया ने मन में अहद किया, कसम खाई, अपने आप से वादा किया कि मैं तब तक खामोश नहीं बैठूंगी जब तक अपने आप को साबित नहीं कर दूंगी कि मैं भी किसी आदमी से कम नहीं हूं, मैं भी उतना ही काम कर सकती हूं जितना कि मर्द करते, बल्कि मैं मर्दों से ज़्यादा ताकतवर हूं, मर्दों से ज़्यादा कुव्वत मेरे अंदर है, सलाहियत मेरे अंदर है कि मैं हिंदुस्तान का ताज संभाल सकूं, हिंदुस्तान का तख्त संभाल सकूं। जवाब देखिए इसका। तख्त नशीन होने पर रजिया ने अहद किया। अहद का मतलब होता है वादा, कसम, खुद ने कसम खा ली, अहद कर लिया ये कि मैं आवाम की भलाई और सल्तनत की तरक्की के लिए काम करूंगी। मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक ये साबित ना कर दूं कि मैं मर्दों से कम नहीं है। और ये साबित करने में लगी रही, बहुत बहादुरी के कारनामे अंजाम दिए, बहादुरी से डटी रही, मुश्किलों का सामना किया, डरी नहीं, कभी भी मुकाबले से पीछे हटी नहीं, चाहे कोई भी हो सामने, खुद जाकर खुद फौज का कमाल संभालती थी, खुद सामने जाकर लड़ाई करती थी। यह है सवाल नंबर 4 का जवाब। 5 की जानिब आते हैं। रजिया ने मीर आखूर का ओहदा किसे दिया? मीर आखूर, मीर अस्तबल, जो घोड़ों की अस्तबल का मालिक होता है, उसे मीर आखूर कहा गया था, और ये दरबार का सबसे बड़ा ओहदा था, सबसे बड़ा पद ये कहा जाता था। ये ओहदा हबशी गुलाम याकूत को दे दिया गया था। याकूत से पहले ये ओहदा सिर्फ तुर्क अमीरों के पास रहता था, क्योंकि बहुत बड़ा ओहदा है ये, तुर्क अमीर अपने पास ही रखते थे। लेकिन
रजिया सुल्तान ने अपने दरबार में जफाकश, ईमानदार और मेहनतकश हबशी याकूत को यह ओहदे से नवाजा था, उसको इस ओहदे बिठाकर अपने पास बिठाया। रजिया सुल्तान ने मीर आखूर का सबसे बड़ा ओहदा एक ईमानदार और जफाकश हबशी गुलाम जमालुद्दीन याकूत को दिया था। याकूत को इन्होंने इस ओहदे पर फाइज किया था और इसी वजह से फिर सल्तनत में बगावत भी हुई थी। तुर्क अमीर बागी हो गए थे कि हमारे ओहदे के ऊपर एक हबशी गुलाम को क्यों बिठाया गया, जो हमें दिया जाता है वो हबशी गुलाम को क्यों दिया गया, और उन्होंने बगावत कर दी थी अल्तुनिया के साथ मिलकर। यह है सवाल नंबर 5 का जवाब। आगे आते हैं सवाल नंबर 6 की जानिब। रजिया की फौज का मुकाबला किससे हुआ था? रजिया की फौज कब की फौज है ये? जब रजिया सुल्तान थी। एक मुकाबला इसके बाद भी हुआ था, एक मुकाबला हुआ था अल्तुनिया के गवर्नर के साथ, जब रजिया ने मुआहदा कर लिया था, दोनों मिल गए थे। जब दिल्ली पे हमला किया था तब रजिया के मुकाबिल दिल्ली की फौज थी, लेकिन सवाल के अंदर रजिया की फौज पूछा जा रहा है। तो रजिया की फौज तभी थी, तभी रजिया फौज की मालिक थी कि जब वो दिल्ली की सुल्ताना थी, दिल्ली की सुल्तान थी। तो दिल्ली की सुल्तान थी, उस वक्त भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया ने बगावत कर दी थी। उस बगावत को कुचलने के लिए रजिया भटिंडा गई थी। तो रजिया की फौज का मुकाबला कहां हुआ था? भटिंडा में अल्तुनिया के गवर्नर की फौज के साथ हुआ था। जवाब देखना है इसका। रजिया की फौज का मुकाबला भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया की फौज के साथ हुआ। भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया ने दिल्ली के नाराज तुर्क अमीरों के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी थी। उस बगावत को कुचलने के लिए गई थी और बाद में उसे गलती का एहसास भी हो गया था अपने अल्तुनिया को कि मुझसे गलती हो गई है, और उसने माफी मांगी और माफी मांगकर दोनों ने शादी कर ली और फिर वो दोबारा दिल्ली का तख्त लेने के लिए आगे बढ़े थे। रजिया सुल्तान इस बगावत को कुचलने के लिए खुद पंजाब के भटिंडा पहुंची, जहां दोनों अफवाज का मुकाबला हुआ। दोनों फौजें आपस में आमने सामने हो गई। अफवाज फौज की जमा है। यह है सवाल नंबर 6 का जवाब। सवाल नंबर 7 देखना है आपको बच्चों। रजिया सुल्तान ने कितने बरस हुकूमत की थी? कितने बरस हुकूमत की थी? 3.5 बरस हुकूमत की थी। लेकिन 3.5 बरस में बड़े कारनामों को अंजाम दिया है, बड़े कारनामे किए हैं जो बड़े बड़े सुल्तान नहीं कर पाए थे। बड़ी मुद्दत तक राज करने वाले सुल्तान वो काम नहीं कर पाए थे। रजिया सुल्तान ने 3.5 साल हुकूमत की। यहां पर बच्चों ये सवाल मुकम्मल हो गए हैं। अब हैं जुमले बनाने के लिए कुछ अल्फाज दिए गए हैं, उन अल्फाजों से आपको जुमले बनाने हैं। जुमले बनाने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं, उसी अंदाज में आपको बनाना है। सामने मिसाल के लिए मैं आपके सामने जुमले बनाकर लाया हूं। इन जुमलों की नकल नहीं करनी है, दूसरे मौजू के ऊपर आपको जुमले बनाने हैं। लफ्ज यही रहेंगे, सिर्फ जुमला दूसरा आपको बनाना है। ये जुमला देखिए, जहन, हम जहन को सोचने, तवज्जो देने और रोजमर्रा के फैसले करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जहन यानी दिमाग। हम दिमाग को, अपने जहन को क्यों इस्तेमाल करते हैं? हम सोचने के अंदर इस्तेमाल करते हैं, तवज्जो देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और रोजमर्रा के फैसले लेने के लिए भी हम अपने जहन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी अंदाज में आप और भी बना सकते हैं। जहन, मुताला जहन को तेज करता है। हम मुताला करेंगे तो इससे हमारा जहन तेज होगा। किसी तेज जहन वाला से अगर पूछा जाए कि इस सवाल का जवाब क्या है, तो वो फौरन जवाब बताने की कोशिश करेगा। तो जहन से मुतालिक और भी जुमले, मौजू आपको बदल देना है, दूसरे जुमले आपको बनाने हैं। वफादारी। वफादारी का जुमला देखिए, मुल्क से वफादारी और मोहब्बत हमारा फर्ज ऐन है। वफादारी, अगर किसी जानवर का नाम लिया जाए कि जो सबसे ज्यादा वफादार है, वफादारी करने वाले जानवर का नाम लिया जाए तो हमें कुत्ते का ख्याल आता है। ये दूसरा जुमला बन गया है इसी का। वफादारी करने वाले जानवर का नाम लिया जाए तो हमें कुत्ते का ख्याल आता है। मौजू आपको बदल लेना है और अलग तरह का जुमला बनाना है। तरीका यहां पर आप देख लें कि इस तरह के जुमले बनेंगे। सामने आपको अल्फाज लिखना है, वो लफ्ज लिखकर और उसका जुमला बना देना है। ओहदा। सल्तनत के हर वजीर को उसकी काबिलियत के मुताबिक ओहदा मिलता है। ओहदा यानी रुतबा, पद, जहां उसको शनास किया जाता है। मुहाफिज। मुहाफिज यानी हिफाजत करने वाले। सदर हिंद की हिफाजत के लिए उनके करीब हमेशा कुछ मुहाफिज तैनात रहते हैं।
ये जुमला इस तरह से बनाया गया है। मुहाफिज के ऊपर कई तरह के जुमले और भी बन सकते हैं और दूसरे जुमले आपको बनाने हैं। तो ये ख्याल रखना है आपको कि जुमलों की नकल नहीं करनी, सिर्फ अल्फाज जो आपकी किताब में दिए गए हैं इन अल्फाज को आपको देखना है और जुमला दूसरा आपको बना देना है। यहाँ पर अल्फाज से जुमले मुकम्मल हो गए हैं। इस तरह से इन सब के जुमले बच्चों आपको बना लेने हैं। जुमला बनाते हुए बच्चों ये ख्याल रखना है, ये जो मैंने आपको जुमले बनाकर दिखाए हैं आपके सामने जो स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, आपको इनकी नकल नहीं करनी, आपको मौजू बदल देना है और अलग तरीके से नया जुमला आपको बनाना है। लफ्ज़ नहीं बदलने, लफ्ज़ तो यही रहेंगे, जहन, वफादारी, ओहदा, मुहाफिज, लेकिन इसका मौजू बदल जाएगा। अलग मौजू के ऊपर आपको जुमला लिखना है। जो आपके मन में आए, जो आपको अच्छा लगे उस अंदाज में आप लिखें, लेकिन अपनी तरफ से आप जुमले बनाएं ताकि आपकी लिए अच्छा रहे और आपके जहन के लिए भी अच्छा रहे। आगे आते हैं। आगे हैं बच्चों यहाँ पर खालिस्तान, खाली जगहों को भरिए। यहाँ पर कुछ लफ्ज़ लिखे हुए हैं, इन अल्फाज की मदद से आपको इन खालिस्तान को भरना है। तो देखिए हम देखते हैं। पहला खालिस्तान है, रज़िया सुल्तान दिल्ली के बादशाह की बेटी थी, अल्तुनिया की बेटी थी, बहराम की बेटी थी, हुक्मरान तो हो नहीं सकता, इल्तुतमिश की बेटी थी, और फिर हिंदुस्तान लिख रहा है। क्या आएगा पहले खालिस्तान में? बादशाह इल्तुतमिश की बेटी थी, यह आपको पहले खालिस्तान में लिख लेना है। रज़िया सुल्तान बादशाह इल्तुतमिश की बेटी थी। दूसरा देखिए, रज़िया की पहली मलका थी। कहाँ की मलका थी? हिंदुस्तान की। बहुत आसान है, पहले में हमने इल्तुतमिश भरा है, दूसरा देखिए आप हिंदुस्तान। रज़िया हिंदुस्तान की मलका थी, यह आपको भर लेना है। तीसरा देखिए, रज़िया के शौहर का नाम क्या था? अल्तुनिया, मलिक अल्तुनिया। रज़िया के शौहर का नाम था मलिक अल्तुनिया, जो बठिंडा का गवर्नर भी था। चौथा देखिए आप, चौथा खालिस्तान है, तुर्क अमीरों ने रज़िया के भाई को तख्त पर बैठा दिया। कौन से भाई को? ये आखिर की बात की जा रही है। तो एक ही नाम है, दो भाई थे इसके। शुरू में शमसुद्दीन को बैठाया गया था और बाद में बहराम को बिठाया गया था। तो यहां पर आ जाएगा बहराम। बहराम को बच्चों बनाया गया था, लेकिन बहराम नाकारा साबित हुआ था। तो दिल्ली वालों को अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन वक्त निकल चुका था, रज़िया जा चुकी थी। और फिर आखिर के अंदर है, रज़िया सुल्तान आला दर्जे की थी। क्या थी? सिर्फ एक ही बचा है, हुक्मरान। आला दर्जे की हुक्मरान थी। बहुत अच्छा निज़ाम चलाती थी और इंतज़ाम बंदोबस्त बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से सभी लोग इनसे मोहब्बत करते थे। इन्हें आपको लिख लेना है बच्चों। रज़िया सुल्तान दिल्ली के बादशाह इल्तुतमिश की बेटी थी, रज़िया हिंदुस्तान की पहली मलका थी और रज़िया के शौहर का नाम अल्तुनिया था। तुर्क अमीरों ने रज़िया के भाई बहराम शाह को तख्त पर बैठा दिया था। और पांचवा खालिस्तान जो था, रज़िया सुल्तान आला दर्जे की हुक्मरान थी। ये हमारे खालिस्तान मुकम्मल हो गए हैं, इन्हें लिख लेना है आपको। आगे आते हैं। यहाँ बच्चों आपको वाहिद की जमा और जमा के वाहिद बनाने हैं। पहले तो आपको देखना है कि क्या वाहिद है और क्या जमा है, और उसके बाद उसको वाहिद को जमा में बदलना है और जमा को वाहिद में बदलना है। वाहिद यानी एक, यकता, यगाना, जिसके साथ कोई दूसरा नहीं हो, जो अकेला हो वो वाहिद, और एक से ज्यादा हो, जो जद भी हो गया वो जमा। वाहिद का अगर मुतजाद पूछे तो जमा, वाहिद एक और जमा एक से ज्यादा। तो यहां पर लफ्ज है उमरा। अब उमरा जमा है और इसका वाहिद क्या होगा? अमीर। अफवाज, अफवाज जमाउल जमा है, जमा की भी जमा है। फौज जो है जमा के अंदर आता है, लेकिन यहां पर इसके सामने अफवाज दिया गया है तो हमें अफवाज का वाहिद लिखना है फौज। मुश्किल, ये वाहिद लफ्ज है और इसका जमा होगा मुश्किलात। बेगमात, एक से ज्यादा बेगम है, बहुत सारी बेगम है, जमा है और वाहिद होगा बेगम।
एक बेगम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इख्तियार वाहिद है और इख्तियारात जमा हो गया, बहुत सारे इख्तियारात दे दिए गए हों। किताब वाहिद है और इसका जमा होगा कुतुब। ये लिख लेना है बच्चों। और भी लफ्ज़ आपको अपनी किताब में से ढूंढना है जिनके वाहिद और जमा आप कोशिश करें कि उसकी बनाएं ताकि आपके लिए अच्छा रहे वो। आगे आते हैं, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों से मुज़क्कर से मोनिस और मोनिस से मुज़क्कर बनाइए। मुज़क्कर को मोनिस में, मुज़क्कर यानी नर और मोनिस यानी मादा का जज्बा, जहां से पता चले मादा का मादा का आवाज़ आए तो वो मोनिस। तो मलका मुज़क्कर है कि मोनिस है? मोनिस है, तो इसका मुज़क्कर होगा बादशाह। आलिम, आलिम मुज़क्कर, आलिमा मोनिस। बहन मोनिस, भाई मुज़क्कर। बेटी मोनिस, बेटा मुज़क्कर। ये तज़कीर और तानीस भी मुकम्मल हो गई है हमारी। आगे आते हैं, यहाँ पर मुहावरे दिए गए हैं बच्चों और इन मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करना है। जुमलों में इस्तेमाल करना है। कैसे करना है? पहले मुहावरे देखने हैं, समझने हैं, मुहावरों का माने आपको बताने हैं और माने बताने के बाद जुमलों में आपको अपने लफ्ज़ में, अपने अंदाज में उसका इस्तेमाल करना है। यहाँ मिसाल के तौर पर आपके सामने पेश है, मुहावरा है मैदान छोड़ना। इसके माने हैं डर जाना, भाग जाना या मुकाबले से पीछे हट जाना। जो मैदान छोड़कर भाग जाए, जो डर कर भाग जाए, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है मैदान छोड़ना। तो मैदान छोड़ना बुज़दिलों का काम है, बहादुर मुकाबला करते हैं। बहादुर कभी भी मैदान नहीं छोड़ते, हमें मैदान नहीं छोड़ना चाहिए। कितने अलग अलग तरह के जुमले इस्तेमाल हो गए। तो और भी इसके जुमले बन सकते हैं, आप दूसरे जुमले भी बनाइए। दूसरा देखिए, हथियार डालना। जंग में किसी के सामने हथियार डाल देने का मतलब है हार तस्लीम कर लेना, अपने आप को कमज़ोर मान लेना। हार तस्लीम करना, हार मान लेना। और जुमले में इस्तेमाल होगा इसका, हिंदुस्तानी फौज के आगे दुश्मन को हथियार डालने पड़े। तीसरा मुहावरा देखिए, मौत के घाट उतारना। मौत के घाट उतारना यानी हलाक कर देना, जान से मार देना। जान से मार देना, जान ले लेना। पहली जंग आज़ादी में हज़ारों मुहिब्बान वतन को मौत के घाट उतार दिया गया था। अंग्रेज़ों ने बहुत जुल्म और सितम किए थे और जो भी आज़ादी के मतवाले गिरफ्तार हुए थे, ज़्यादातर को मौत के घाट उतार दिया गया था, जान से मार दिया गया था। ये मुहावरे हैं और इनको जुमले में इस्तेमाल किया है। इसी तरीके से आपको करना है। आगे आते हैं, आखिरी जो काम आपके लिए दिया गया है बच्चों वो ये है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। मुतज़ाद लिखने हैं। मुतज़ाद यानी जो एक दूसरे के ज़द हों, उल्टे हों। जैसे सीधे का उल्टा, अभी आया था वाहिद का जमा, ज़मीन का आसमान। ये ज़िद हैं एक दूसरे के, ये मुतज़ाद कहलाते हैं। तो भलाई का उल्टा क्या होगा? भलाई का मुतज़ाद बुराई। खुशहाली का बदहाली। अमन बदअमनी। शिकस्त फतेह। ये मुतज़ाद हैं, इन्हें आपको लिख लेना है और कॉपी में से ढूंढकर और अपनी किताब में से और मुतज़ाद ढूंढकर लिखने की कोशिश करनी है ताकि वो रब्त रहे, आपकी तसलसल बना रहे। और एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए, इम्तिहानात में अगर आपसे ये पूछ ली जाए मुतज़ाद से मुतालिक चीज़ें, तो आपको परेशानी नहीं हो, आप आसानी से उसको लिख दें। यहाँ पर बच्चों सवाल और जवाब मुकम्मल हो गए हैं और सबक भी हमारा मुकम्मल हो गया है। अगले सबक के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।